गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये दूसरी क्लास है आप लोगों की। तीसरी क्लास है, सॉरी। पहली वाली क्लास में मैंने 25 क्वेश्चन, उसके बाद वाली क्लास में मैंने 25 क्वेश्चन, और ये थर्ड क्लास है। इसमें मैं लगभग लगभग 25 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये बहुत ही बेनिफिशियल सीरीज चल रही है। बहुत ज़्यादा सवाल मैं नहीं लगवा रहा हूँ ताकि आप लोग पढ़ सकें। 1 महीने बाद आपका पेपर है, इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से लगा लिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। Your success in the IS examination depends not only on what papers you have selected, but on how you have written them. देखिएगा, कुछ ऐसे होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो होते हैं वो हमेशा साथ में आते हैं, जैसे कि नॉट ओनली, और उसके बाद आता है बट ऑल्सो। ठीक है, तो नॉट ओनली जब कभी भी आ जाए तो उसके बाद बट ऑल्सो का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल हो रहा है? नॉट ओनली। तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल हो जाएगा? बट ऑल्सो। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, बट ऑल्सो ऑन हाउ यू हैव रिटन देम। यहाँ पर बट के बाद ऑल्सो का इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है। हैवी रेन प्रिवेंटेड अस टू गो टू द सिनेमा। भारी बारिश ने हम लोगों को सिनेमा जाने से रोक लिया था। देखिएगा, प्रिवेंट, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने बाद टू प्लस वी वन लेते हैं, जैसे कि अलाउ हो गया, परमिट हो गया। अगर आप किसी को अनुमति देते हो तो टू प्लस वी वन का इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप किसी को रोकते हो, प्रिवेंट करते हो, या किसी को रेस्ट्रिक्ट करते हो, क्या करते हो? रेस्ट्रिक्ट करते हो, तो फिर टू प्लस वी वन का इस्तेमाल नहीं होता है। फिर उस केस में फ्रॉम प्लस जेरेंट का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर गो की जगह पे क्या आ जाएगा? गोइंग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इफ द मेजोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ स्टेट प्रॉस्पर, द स्टेट इटसेल्फ वुड प्रॉस्पर। इस वाले सेंटेंस में कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है, इसमें हो जाएगा आपका नो एरर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। इफ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशंस, दे विल बी स्टॉप्ड, टिक्ड, एंड हैव टू बी पे अ फाइन। अगर जो मोटरिस्ट होते हैं, अगर वो ट्रैफिक रेगुलेशंस को ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो उन लोगों को रोका जाएगा, उन लोगों के टिकट काटे जाएंगे और उन लोगों को फाइन देना पड़ेगा। हैव टू पे फाइन। पहली बात तो ध्यान रखिएगा, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो पहली बात तो यहाँ पर टू बी के बाद पे करना पड़ेगा, पेड में चेंज। पहली चीज। एक चीज आप और कर सकते हैं, हैव टू पे फाइन। तो यहाँ पर बी का इस्तेमाल नहीं होगा कि उनको फाइन देना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हैव टू पे फाइन। He asked, supposing if he fails, what he would do. उसने मुझसे पूछा था कि अगर वो फेल हो जाता है तो वो क्या करेगा। उसने कहा था कि, मतलब उसने मुझसे कहा था कि अगर वो फेल हो जाता है तो कि वो क्या करेगा। तो ध्यान रखिएगा, सपोजिंग और इफ एक साथ नहीं आते हैं। कुछ ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो सेम मीनिंग रखे होते हैं। सपोज का मानने भी होता है मान लो अगर, और इफ का मानने भी होता है। देखिए, जो सपोज होता है इसका मतलब होता है मान लो अगर। इसका मतलब होता है मान लो अगर। ठीक है। और इफ का मतलब भी होता है अगर। इफ का मतलब अगर होता है, और सपोज का मतलब होता है मान लो अगर। तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो सपोजिंग का इस्तेमाल करो या तो इफ का इस्तेमाल करो। अगर ये दोनों एक साथ आ जाएंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56। द पीपल ऑफ एंशियंट इंडिया वर मोर सिविलाइज्ड देन एंशियंट यूरोप। जो लोग थे एंशियंट भारत के, वो ज्यादा सिविलाइज थे देन एंशियंट यूरोप। ये बहुत ही कॉमन रूल होता है। जैसे कि हम लोग बात बोले, द डॉग ऑफ अमित इज मोर ferocious देन सुमित। तो पहली बात तो यहाँ पे अमित की तुलना सुमित से हो रही होती, समझ में आता, सही है। लेकिन जो यहाँ पर तुलना हो रही है वो कुत्ते की तुलना सुमित से हो रही है ना। तो यहाँ देन के बाद उसी वर्ड को रखना पड़ेगा जिससे तुलना की जा रही है। तो तुलना कुत्ते से हो रही है या तुलना सुमित से हो रही है? तो यहाँ पर देन के बाद द डॉग ऑफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि जिस चीज से तुलना हो रही होती है उसको रखना पड़ता है। तो जो पीपल थे एंशियंट इंडिया के, वर मोर सिविलाइज्ड देन द पीपल ऑफ। तो यहाँ पर पीपल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एंशियंट यूरोप की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर एंशियंट इंडिया की तुलना एंशियंट यूरोप से नहीं हो रही है। यहाँ पर एंशियंट इंडिया के लोगों की एंशियंट यूरोप के लोगों से हो रही है। तो यहाँ पर द पीपल ऑफ का इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। किसका इस्तेमाल करना पड़ जाएगा? द पीपल ऑफ का।
द लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द टैक्स डिफॉल्टर्स वर पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। जो लिस्ट है टैक्स डिफॉल्टर्स के नाम की, उसको पब्लिश किया गया है न्यूज़पेपर में। पहली बात तो ऑफ की पार्ट्स ऑफ स्पीच एक प्रेपोजिशन है, तो नेम्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। मोटी मोटी बात अगर आप ध्यान दीजिए, तो जो लिस्ट है यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो लिस्ट यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो ऑफ तो एक प्रेपोजिशन है, तो नेम्स हो गया ऑब्जेक्ट। डिफॉल्टर्स भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। जब कभी भी किसी प्रेपोजिशन के बाद कोई भी नाउन आ जाता है तो वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो ये वाला नेम्स भी ऑब्जेक्ट है, ये डिफॉल्टर्स भी ऑब्जेक्ट है। तो एक्चुअली ये वर आ किसके लिए रहा है, किसके लिए आ रहा है, लिस्ट के लिए आ रहा है ना। तो लिस्ट तो सिंगुलर है, तो लिस्ट के लिए वर का इस्तेमाल नहीं होगा, लिस्ट के लिए इसका इस्तेमाल हो जाएगा, इज पब्लिश्ड। चलिए, वन ऑफ माई फर्मेस्ट बिलीव इज दैट नथिंग कैन सब्सटीट्यूट हार्ड वर्क। जो मेरा फर्मेस्ट बिलीव है वो ये है, कोई भी चीज हार्ड वर्क को सब्सटीट्यूट नहीं कर सकती। वन ऑफ, वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल आता है, और जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। तो वन ऑफ माई फर्मेस्ट, पहली बात तो जो फर्मेस्ट है उसके बाद नाउन प्लूरल आ जाएगा, तो यहाँ पर बिलीव्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बिलीव्स। जो वन ऑफ होता है वो अपने बाद हमेशा नाउन प्लूरल लगता है। वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल आता है, तो यहाँ पर बिलीव की जगह पे बिलीव्स का इस्तेमाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर पढ़ते हैं। पीपल हु आर नॉट बिलोंगिंग टू एनी नेशनलिस्ट पार्टी वांट टू डिवाइड द कंट्री। जो लोग नेशनलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं हैं वो देश को बांटना चाहते हैं। कुछ ऐसी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, ध्यान रखिएगा, स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स होती हैं जो एक्शनलेस वर्ब होती हैं। कौन सी वर्ब होती हैं, एक्शनलेस, इसमें कोई भी एक्शन नहीं होता है। ठीक है, कोई व्यक्ति कहीं से बिलोंग करता है तो वो कोई काम नहीं कर रहा है। जैसे आई बिलोंग टू इंडिया, आई बिलोंग टू इंडिया, तो मैंने कोई काम नहीं किया। यहाँ पर बिलोंग का मतलब हो गया आई रिलेटेड टू इंडिया, इसका मतलब मैं संबंधित हूं ना इंडिया से, मैं इंडिया से जुड़ा हुआ हूं, तो मैंने कोई काम नहीं किया है। इसीलिए जो ऐसी वर्ब्स होती हैं वो कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं बनती हैं। अगर कोई भी वर्ब एक्शनलेस है तो उसको स्टेटिव वर्ब कहते हैं, और स्टेटिव वर्ब में कभी भी आईएनजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और मोस्ट पॉपुलर वर्ड्स होती हैं लव, लाइक, हेट, बिलोंग, रिमेंबर, नो। इन वर्ब्स में कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, इसीलिए हु बिलोंग हो जाएगा यहाँ पर। तो जब कभी भी ऐसी वर्ब में आईएनजी लग जाए तो उसको हटा करके सिंपल टेंस में रहना देते हैं, किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पे हु आर नॉट बिलोंगिंग की जगह पे हो जाएगा हु बिलोंग टू। चलिए आगे चलते हैं। नीदर द प्रिंसिपल नॉट द स्टूडेंट्स टेक्स इंटरेस्ट इन द जनरल वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स। देखिए ये को रिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, जैसे कि नीदर और नॉर, जैसे कि ईदर और, जैसे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये को रिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, इसमें जो बाद वाला होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होती है। ठीक है, तो यहां पर देखो नीदर के बाद क्या रखा हुआ है, प्रिंसिपल सब्जेक्ट वन। यहाँ नॉर के बाद क्या रखा हुआ है, स्टूडेंट सब्जेक्ट टू। जो सब्जेक्ट टू होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होगी। तो स्टूडेंट्स तो यहाँ पर प्लूरल है, अगर स्टूडेंट प्लूरल है तो जो वर्ब भी आएगी वो भी प्लूरल आएगी। तो यहाँ पर टेक्स की जगह पे किसका इस्तेमाल हो जाएगा, टेक का इस्तेमाल हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है बेटा। We have received a message from the Minister for Education only yesterday. We have received a message from the Minister for Education only yesterday. याद रखिएगा कुछ टेंस ऐसे होते हैं जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें कभी भी टाइम का यूज नहीं होता है। तो जब कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया इसमें हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी हो और आगे टाइम दे दिया गया है, तो इसको हम लोग सिंपल पास्ट में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर वी हैव रिसीव्ड की जगह पे हो जाएगा वी रिसीव्ड अ मैसेज। तो यहाँ पर हो जाएगा वी रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन ओनली यस्टरडे। ही इज राइटिंग नॉवेल्स एवर सिंस ही बिकेम अ ग्रेजुएट। याद रखिएगा जब कभी भी सिंस आ जाए तो इसका मतलब है कोई कॉन्टिन्यूअस काम का टाइम आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस सेंस का टाइम आ रहा है।
लेकिन वो काफी लंबे समय से चल रही है। अगर कोई काम काफी लंबे समय से चल रहा होता है तो वहां पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ही इज राइटिंग की जगह पे हो जाएगा ही इज, ही हैज बीन राइटिंग, ही हैज बीन राइटिंग नॉवेल्स। तो यहाँ पर ही इज की जगह पे हो जाएगा ही हैज बीन राइटिंग। आई आस्क्ड हिम व्हाई डिड ही कॉल मी अ फूल। मैंने उससे पूछा था कि तुमने मुझे बेवकूफ क्यों बोला था। तो एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में आखिर में फुल स्टॉप आ जाए तो वो असर्टिव सेंटेंस आता है। अगर किसी भी सेंटेंस में आखिरी में क्वेश्चन मार्क आ जाए तो वो इंटेरोगेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटेरोगेटिव कहलाता है। इंटेरोगेटिव में और असर्टिव में अंतर क्या होता है? असर्टिव में फुल स्टॉप लगा होता है और इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा सब्जेक्ट के पहले आती है। असर्टिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आती है। मतलब कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले तभी आएगी जब क्वेश्चन मार्क लगा होगा। यहाँ पर क्या लगा हुआ है? फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर डिड ही का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा ही कॉल्ड, क्योंकि जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट में बन जाएगा। क्योंकि जो रचना होगी वो असर्टिव होगी, इंटेरोगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि फुल स्टॉप का इस्तेमाल दिया गया है। अगर क्वेश्चन मार्क रखा होता तो यहाँ पर डिड ही हो जाता। ठीक है। आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन ही टोल्ड मी हाउ मच डज ही स्टडी एवरी डे। मैं आश्चर्यचकित हो गया था जब उसने मुझको बताया था कि वो कितना पढ़ता है हर दिन। पहली बात तो सेंटेंस के आखिरी में फुल स्टॉप आ रहा है। जब सेंटेंस के आखिरी में फुल स्टॉप आ रहा है तो सेंटेंस की रचना जो होगी वो असर्टिव होगी। तो यहाँ पर इंटरोगेटिव वर्ड तो रखा है लेकिन फुल स्टॉप रखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क नहीं रखा हुआ है। तो यहाँ पर डज ही स्टडी की जगह पे हो जाएगा हाउ मच ही स्टडीज। सेंटेंस की रचना असर्टिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? असर्टिव हो जाएगी। डू डज डिड या किसी भी इंटेरोगेटिव का इस्तेमाल तब करते हैं जब वाक्य की रचना इंटेरोगेटिव होती है। क्या होती है? इंटेरोगेटिव होती है। द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू डिक्रीज द प्राइस फॉर राइस एंड व्हीट। जो सरकार है उसने तय किया था कि वो राइस और व्हीट के प्राइसों को घटा देगी। तो प्राइस फॉर नहीं होता है, प्राइस ऑफ होता है। तो यहाँ पर प्राइस फॉर की जगह पे किसका इस्तेमाल हो जाएगा? प्राइस ऑफ। जो सरकार है उसने तय किया था कि वो चावल और दालों के दाम गिरा देगी। तो यहाँ पर राइस, प्राइजेस ऑफ राइस एंड व्हीट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए। 2 hours हैव पास्ड सिंस ही हैड फॉलन asleep। देखिए ग्रामर का रूल होता है जिसमें सिंस जो है वो कंजंक्शन की तरह काम करता है। उस केस में सिंस के पहले या तो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस आता है या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। लेकिन सिंस के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब कि सिंपल पास्ट टेंस आता है। कौन सा टेंस आता है? सिंपल पास्ट टेंस आता है। तो यहाँ पर सिंस के पहले क्या आ रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है। तो सिंस के बाद यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो जो सेकंड फॉर्म होती है वो फेल होती है। फॉल, फेल और फॉलन। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हैविंग ब्रोकन डाउन द ड्राइवर सेंट द कार टू द गैरेज। खराब होते ही कार को, हैविंग ब्रोकन डाउन द ड्राइवर सेंट द कार टू द गैरेज। पहली बात तो ब्रोक डाउन का मतलब होता है खराब हो जाना। तो पहली चीज खराब क्या हुई थी? ड्राइवर खराब हुआ था या कार खराब हुआ था? तो ये जो क्लॉज आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूट फॉर अ क्लॉज। तो जब कभी भी कोई भी वाक्य जेरेंड से शुरू होता है तो उसका कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है। तो खराब कौन हुआ था? हैविंग ब्रोकन डाउन। तो उसका सब्जेक्ट हम लोग किसको मान लेंगे? ड्राइवर को मान लेंगे। तो ड्राइवर खराब हुआ था कि कार खराब हुई थी? अगर ये जो वर्ब है इसी के लिए आ रही है तब तो नो एरर है। लेकिन ये जो नाउन रखा हुआ है आगे, ये खराब नहीं हुआ था, कार खराब हुई थी। तो यहाँ पर कार को मेंशन करना पड़ेगा, द कार हैविंग ब्रोकन डाउन। इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। जैसे देखिएगा, बीइंग अ रेनी डे आई वेंट होम। तो यहाँ पर बीइंग जो है ये जेरेंड है। इसका सब्जेक्ट कौन है?
सब्जेक्ट वही होगा जो कॉमा के बाद रखा होगा। तो रेनी डे कौन था? मैं रेनी डे था कि दिन रेनी डे था? दिन रेनी डे था ना, तो यहाँ पर बीइंग में सब्जेक्ट में इट का इस्तेमाल हो जाएगा, इट बीइंग अ रेनी डे। इसको बहुत ही डिटेल में हम समझा सकते हैं आप लोगों को, लेकिन इतना समय नहीं है हम लोगों के पास कि हम लोग इसको डिटेल में समझें, क्योंकि पेपर बहुत ही निकट आ गया है। तो मुद्दे की बात समझिएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल आप लोगों को और दे देते हैं। कमिंग फ्रॉम द ऑफिस द डॉग अटैक्ड मी। ऑफिस से कौन लौट रहा था? मैं लौट रहा था कि कुत्ता लौट रहा था? मैं लौट रहा था ना। जो लौट रहा था अगर वही रखा हुआ है तो ठीक है, अगर जो लौट रहा था वो नहीं रखा हुआ है तो ए वाले में गलती हो जाएगी। इसलिए यहां पर खराब कौन हुआ था? ड्राइवर की कार। अगर ऑब्जेक्ट खराब हुआ था तो ए में गलती हो जाएगी, सब्जेक्ट खराब हुआ तो नो एरर। सब्जेक्ट तो खराब हुआ नहीं है, ऑब्जेक्ट खराब हुआ, इसलिए ए वाले में गलती हो जाएगी। ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स हु हैज वन अक्लेम द वर्ल्ड ओवर। वो उन राइटर्स में से एक है जिसने पूरे दुनिया भर में प्रशंसा बटोरी है। पहली बात तो याद रखिएगा, जब कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, क्या आ जाए? रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले देख लिए क्या रखा है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले अगर नाउन सिंगुलर रखा है तो वर्ब भी सिंगुलर। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले अगर नाउन प्लूरल रखा है तो वर्ब भी प्लूरल। तो यहां पर हु के पहले क्या रखा हुआ है? राइटर्स। तो राइटर्स के लिए हैज का प्रयोग नहीं होगा, राइटर्स के लिए हैव का प्रयोग हो जाएगा। हु के पहले क्या रखा हुआ है? राइटर्स। तो राइटर्स के लिए हैज का इस्तेमाल कहाँ होता है? राइटर्स के लिए तो हैव का इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। द मैसल विल नॉट डू द वर्क एक्सेप्ट गिव द ऑर्डर। जो मिस्त्री है वो काम नहीं करेगा सिवाय आदेश देने के। देखिएगा, एक होता है बट और एक होता है एक्सेप्ट। बट की भी हिंदी होती है सिवाय, और एक्सेप्ट की भी हिंदी होती है सिवाय। हिंदी निकालिए आप लोग, हिंदी क्या निकल रही है? जो मिस्त्री है वो काम नहीं करेगा सिवाय ऑर्डर देने के। तो ये जो एक्सेप्ट की हिंदी क्या आ रही है? सिवाय आ रही है, और बट की हिंदी सिवाय आ रही है। अगर मान लो कि 2+V1 रखा है तो आप लोग बट का इस्तेमाल कर दिएगा, क्योंकि जब बट की हिंदी सिवाय होती है तो इसके बाद 2+V1 का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट टू गिव द ऑर्डर। लेकिन अगर पेपर ने एक्सेप्ट का इस्तेमाल कर दिया है तो इसके बाद हमेशा जेरेंड का यूज करते हैं। तो यहां पर गिव की जगह पे किसका इस्तेमाल हो जाएगा? गिविंग का इस्तेमाल हो जाएगा, एक्सेप्ट गिविंग। व्हेन स्टूडेंट्स आर इल, जब स्टूडेंट्स बीमार होते हैं, दे फाइंड दैट दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू कैच अप व्हेन दे रिटर्न। जब कभी भी स्टूडेंट्स बीमार होते हैं, दे फाइंड दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू कैच व्हेन दे रिटर्न। कैचअप का इस्तेमाल नहीं होगा, दे हैव टू कैच टू। कैचअप का इस्तेमाल नहीं होगा, कैचअप का फ्रेज का मीनिंग कुछ और होता है। यहाँ पर दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू कैच व्हेन दे रिटर्न। कैच माने होता है फिर से उसको वापस में लाना। Scarcely did I reach the airport, nervous and tense. Then the plane took off, leaving me stranded in an alien place. Scarcely did I reach the airport, nervous and tense. पहली बात तो scarcely के बाद then का इस्तेमाल नहीं होता है, scarcely के बाद when का इस्तेमाल होता है। No sooner के बाद then का इस्तेमाल होता है, और scarcely के बाद when का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर scarcely रखा हुआ है तो आगे then नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? when। The power to distinguish between differences is the basis of science and art. देखिए, डिस्टिंग्विश का मतलब भी होता है डिफरेंस। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफरेंस पता लगाना, ठीक है। जब आपने डिस्टिंग्विश लगा दिया है और आगे डिफरेंसेस भी लगा दिया है, तो फिर आप बिटवीन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? समझ में आया? डिस्टिंग्विश और बिटवीन और डिफरेंस ये तीनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। द पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, द पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इज द बेसिस ऑफ साइंस एंड आर्ट। द पावर टू डिस्टिंग्विश डिफरेंसेस, या तो डिफरेंसेस का इस्तेमाल करो या तो बिटवीन का इस्तेमाल करो, तीनों एक साथ नहीं आ सकते। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफरेंसेस को पता लगाना। डिस्टिंग्विश तो कुल मिलाकर के अगर मोटी मोटी आप बात देखेंगे तो यहाँ पर बिटवीन का इस्तेमाल नहीं होगा। द पावर टू डिस्टिंग्विश डिफरेंसेस इज द बेसिस ऑफ साइंस एंड आर्ट। क्योंकि बिटवीन जब कभी भी आएगा तो उसके बाद ए एंड बी दोनों होना चाहिए, तो यहाँ पर सिर्फ ए ही ए है, बी का तो प्रयोग ही नहीं हुआ है।
आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई एम लाइकिंग हर अलॉट। अभी पहले ही हमने आपको कराया है कि जो स्टेटिव वर्ब होते हैं, कौन सी वर्ब होती हैं? स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब में आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, तो आई लाइक हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई लाइक हर अलॉट। स्टेटिव वर्ब को आईएनजी में नहीं बनाते हैं, इसलिए उसको हमेशा सिंपल प्रेजेंट में चेंज कर देते हैं। आई टोल्ड हिम दैट वी एंजॉयड वेरी मच एट द पार्टी। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो ट्रांसिटिव वर्ब होती हैं, जैसे कि इंजॉय, जैसे कि इंजॉय, जैसे कि अवेल, जैसे कि फ्री, जैसे कि अवेंज। अगर इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो इनके बाद कोई ना कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देना पड़ता है। तो दे इंजॉयड वेरी मच, कोई ऑब्जेक्ट तो आ नहीं रहा है, तो यहाँ पे दे इंजॉयड, वी इंजॉयड आर सेल्फ, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लाना पड़ेगा। जैसे कि शी इंजॉयड द मैच। मैच क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इंजॉय क्या हो गया? वर्ब। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो नो एरर। अगर हम लोग बोलेंगे वी इंजॉयड यस्टरडे, तो यस्टरडे तो टाइम है, इंजॉय एक वर्ब है, इसके बाद तो ऑब्जेक्ट आ नहीं रहा है। ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो यहां पर आवर सेल्फ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंजॉय के बाद वेरी मच आ रहा है, जो कि एक एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट तो आ नहीं रहा है, इसीलिए आवर सेल्फ का इस्तेमाल करना पड़ गया। जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली एज द एग्जामिनेशंस आर फास्ट अप्रोचिंग। देखिएगा, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, नेवर। हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, नेवर, ये कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जिनको हम लोगों ने निगेटिव एडवर्ब की उपाधि दे रखी है। ये निगेटिव एडवर्ब होते हैं, इनकी जो पोजीशन होती है, इनको हम लोग एक्स मान लेते हैं, इनकी जो पोजीशन होती है वो हमेशा वर्ब के पहले होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब कभी भी हार्डली आ जाए तो देखो इसके बाद कोई वर्ब आ रही है कि नहीं आ रही है। एस क्योंकि एक प्रेपोजिशन है, सॉरी, एस क्योंकि एक कंजंक्शन है, कनेक्टर की तरह काम कर रहा है, तो हार्डली के बाद कोई वर्ब तो आ नहीं रही है। अगर हार्डली के बाद वर्ब नहीं आ रही तो हार्डली को वर्ब के पहले आना पड़ेगा। जॉन इज वर्किंग, जॉन इज हार्डली वर्किंग, या तो कहीं जॉन इज वर्किंग वेरी हार्ड, तो आप हार्डली की जगह पे हार्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हार्डली कभी भी वर्ब के बगैर नहीं आ सकता, मतलब हार्डली जब कभी भी आएगा तो उसके बाद कोई ना कोई वर्ब आनी चाहिए, इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका ए वाला रॉन्ग। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।